वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी का लेवल पर। छात्रों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण को पढ़ चुके हैं ना, जिसमें हमने संयोजन अभिक्रिया, विभाजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, है ना, उपचयन व अपचयन, संचयन, विकृत गंधिता आदि इन सबको बहुत आसान तरीके से समझा था, है ना। आज अपना अगला चैप्टर है अम्ल, क्षार व लवण। ठीक है, यहाँ पे हम जानेंगे कि भैया अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है। साथ में हम पढ़ेंगे पीएच पैमाना, है ना, वो उसका महत्व, ना धातु के अम्लों के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है। इस प्रकार का क्वेश्चन हम हल करके चलेंगे। तो देखिए हमारा अध्याय अम्ल, क्षार व लवण। ठीक है, तो सबसे पहले भैया हम जानेंगे अम्ल के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? अम्ल। तो देखिए अम्ल जो है भैया स्वाद में खट्टे होते हैं। हमारे जितने भी अम्ल होते हैं, है ना, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं सभी में क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। और अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। साथ में अर्नियस ने अम्ल के बारे में बताया कि जल में घोलने पर, है ना, अम्ल को जब हम जल में डालते हैं, घोलते हैं, तो वो H+ आयन बनाते हैं। किसने बोला था? अर्नियस ने। ठीक है, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, साथ में अम्ल नीले लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। साथ में अर्नियस ने अम्ल के बारे में बताया है कि भैया जो अम्ल है उसको जलीय विलयन में घोलने पर वो H+ आयन बनाते हैं। देखिए अर्नियस ने क्या बोला अम्ल के बारे में कि अम्ल जो हमारे हैं वो जल में घोलने पर H+ आयन बनाते हैं। अम्ल जल में घुलने पर H+ आयन बनाते हैं। यहाँ पे कुछ अम्लों का हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे भैया H+ आयन, ये हमारा अम्ल हो गया HCl। कौन सा अम्ल है हमारा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि हमारे भोजन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, और उदाहरण ले सकते हैं हम लोग के यहाँ भैया H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, HCOOH, HCOOH फार्मिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पे हम अम्ल के बारे में जान चुके भैया कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। इनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। साथ में ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, और अर्नियस ने अम्ल के बारे में बताया कि जब अम्ल को हम जलीय विलयन में बोलते हैं तो यहाँ H+ आयन बनाता है। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? HCl आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? H2SO4 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? HCOOH, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, फार्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। ये सभी किसके उदाहरण है? हमारे अम्लों के उदाहरण। मतलब हमारे जितने भी खट्टे पदार्थ है सभी में क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। साथ में अम्ल, अम्ल के अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, है ना, जब हम अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है ना। ये इसका रासायनिक गुण में जाएगा कि जब अम्ल की हम किसी धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। एक अभिक्रिया के माध्यम समझ सकते हैं हम। यहाँ पे मैंने लिया Zn प्लस एक अम्ल ले लिया भैया H2SO4, है ना। देखिए यहाँ से निकल जाएगा Zn, यहाँ से निकल जाएगा SO4, ZnSO4 प्लस H2, है ना। तो देखिए ये आपकी धातु हो गई, ये हो गया आपका अम्ल। यानी कि हम जब अम्ल की
धातु के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो H2 क्या मेरी हाइड्रोजन गैस है, मतलब अम्लों की हम जब धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, तो आप अम्ल के बारे में जान चुके हो कि भैया अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना, साथ में नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल को जल में घोलने पर या H प्लस आयन बनाते हैं, है ना, HCl, H2SO4, HCOOH आदि सभी ये अम्लों के उदाहरण है ना। जो फार्मिक अम्ल है हमारा, जिसे हम बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल, ये चींटी के डंक या बिच्छू के डंक या मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं भैया, क्षार। अब आगे अगला आता है हमारा क्षार, जिसे हम भस्म के नाम से भी जानते हैं। देखिए तो क्षार क्या होता है भैया, क्षार है ना स्वाद में कड़वे व कसेले होते हैं। ठीक है, क्षार का एक और नाम है यहाँ पे भस्म। क्षार स्वाद में कड़वे व कसेले होते हैं। ठीक है, साथ में ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, है ना। और क्षार को जब हम जल में बोलते हैं, जली विलयन में डालते हैं तो ये OH माइनस आयन बनाते हैं। क्षार को जली विलयन में डालने पर या OH माइनस आयन बनाते हैं। ठीक है, तो क्षार स्वाद में, क्षार स्वाद में कड़वे व कसेले होते हैं। ठीक है, क्षार जल में घुलकर OH माइनस आयन बनाते हैं। ठीक है, क्षार जल में घुलकर OH माइनस आयन बनाते हैं। ठीक है, आगे आ जाता है क्षार जो भैया लाल लिटमस पेपर को, क्षार लाल लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्षार नीले लिटमस पेपर को, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। नीला कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्षार के कुछ उदाहरण दे सकते हैं भैया, जैसे मान लीजिए मैंने दिया पे KOH, है ना, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या नाम है इसका रासायनिक नाम, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है मेरा भैया, क्षार है जिसका सूत्र क्या होता है KOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, है ना, ये क्या है मेरा क्षार है। फिर मैं ले लेता हूं यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा भैया मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, है ना। ऐसे में और भी ले सकता हूं, जैसे मैंने लिया भैया मैग्नीशियम MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, है ना, हाइड्रा ऑक्साइड। तो सभी ये क्या मेरे क्षार है। तो क्षार के बारे में हम क्या जान चुके भैया कि क्षार जो है स्वाद में कड़वे व कसेले होते हैं, है ना। क्षार का एक और नाम है भस्म के नाम से भी हम इसको जानते हैं, और इनका जो स्वाद होता है वो कड़वा व कसेला होता है। ठीक है, क्षार जल में घुलकर, जब हम क्षार को जली विलयन में घोलते हैं तो ये OH माइनस आयन बनाते हैं। ठीक है, साथ में क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को या लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, है ना। फिर आ जाते हैं हमारे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब जिसमें भी क्या लास्ट में OH आ रहा है, OH माइनस आयन आ रहा है, वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, साथ में जो अम्ल है, अम्ल में क्या आता है हमारा H प्लस, इनको जल में घोलते हैं तो वो H प्लस आयन देते हैं, और क्षार जो हमारे OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, तो हम क्षार के बारे में जानकारी ले चुके हैं, जो कि हमारे अध्याय में दे रखा है। ठीक है,
फिर इसके बाद वह क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में भैया कि अम्ल व क्षार में अंतर लिखिए। तो देखिए हम अम्ल व क्षार को समझ चुके हैं, तो हम आसानी से यहाँ से अंतर लिख सकते हैं। साथ में हम क्षार के बारे में और जानेंगे भैया कि जो क्षार है हमारी, क्षार जो है अम्लों के साथ जब अभिक्रिया करती है, हमारी क्षार जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो लवण तथा पानी बनाती है ना। जैसे हम जानते भैया, क्या लिया मैंने, उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि क्षार, क्षार ली मैंने NaOH, ये क्षार है। जो क्षार है वो हमारी किसके साथ अभिक्रिया करके, अम्ल के साथ, HCl क्या ले लिया मैंने, अम्ल। तो क्षार की जब हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वो क्या बनाता है भैया, लवण तथा पानी बनता है। तो देखो NaOH ये क्या मेरी क्षार है, ये क्या मेरा अम्ल है ना। अब यहां से क्या निकल जाएगा मेरा, Na निकल जाएगा, यहां से Cl निकल जाएगा, क्या बना लिया भैया NaCl, जो कि क्या है, लवण है। ठीक है, बचा क्या मेरे पास, एक H बचा है ना, और एक H यहाँ बचा है O, तो क्या हो जाएगा मेरा H2O। तो आप ये पॉइंट भी बना सकते हो, ठीक है, कि क्षार की, जब हम क्षार की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वो लवण व पानी बनाते हैं। ठीक है, क्या जाएगा मेरा यहाँ पे, लवण व पानी। ठीक है, फिर इसके बाद जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है भैया, वो किस प्रकार से पूछता है कि अम्ल व क्षार में अंतर लिखिए। क्वेश्चन क्या पूछेगा, अम्ल व क्षार में अंतर लिखिए। ठीक है, देखिए अम्ल, यह जाएगा हमारा क्षार। बहुत आसानी से हम अम्ल व क्षार में अंतर या डिफरेंस बता देंगे। ठीक है, तो अम्ल, अम्ल में पहला पॉइंट पढ़ा था भैया हमने कि अम्ल जो है स्वाद में, पहला तो अंतर क्या हो जाएगा, स्वाद। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं भैया, हमारे खट्टे होते हैं। ठीक है, क्षार में क्या जाएगा, क्षार जो है स्वाद में कड़वे व कसेले होते हैं। तो हम लिख देंगे क्षार में भैया कड़वे व कसेले होते हैं। ठीक है, फिर साथ में दूसरा अंतर हो जाएगा हमारा, अम्ल है ना, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अब यहाँ पे हम कंफ्यूजन में रहते हैं, है ना, कि कौन नीले को लाल कर रहा है या कौन लाल को नीला कर रहा है। तो इसके लिए बहुत अच्छा तरीका, आप मेरा नाम लिखिए, मेरा नाम भैया अनिल। तो देखिए आज से क्या हो जाएगा मेरा, अम्ल है ना, नीचे क्या हो जाएगा, नीला, और ला से हो जाएगा लाल, है ना। अब इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए आज से क्या हो गया, अम्ल, नीचे हो गया नीला, और ला से हो गया लाल, मतलब अम्ल नीले को लाल कर देता है। तो यहाँ पे भी हमारा कंफ्यूजन खत्म हो गया, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है ना। क्षार में भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे क्षार को हम बोल सकता भैया, क्षार क्या, इसका विपरीत हो जाएगा, है ना, क्षार, या फिर हम ऐसे ले सकते हैं भैया छीलन, छीलन, है ना। अब क्षार से क्या हो जाएगा मेरा, क्षार, ला से लाल, है ना, और नीचे नीला। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। या हमने जब भैया अम्ल का समझ लिया कि अम्ल नीले को लाल करता है, तो क्षार क्या करता है ना, लाल को नीला कर देता है। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, कि क्षार जो है, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्षार आ जाएगा, क्षार लाल को नीला कर देते हैं। सेकंड पॉइंट हम लिख देंगे। ठीक है, तो इसके बाद आगे चलते भैया, तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, कि जो हमारे अम्ल है, अम्लों को जब हम जल में घोलते हैं तो ये H प्लस आयन बनाते हैं। कौन से आयन बनाते हैं, अम्ल जल में घुलकर H प्लस आयन बनाते हैं। ठीक है, ऐसे क्षार में जाएगा हमारा, कि जब हम क्षार को जल में घोलते हैं तो ये OH माइनस आयन बनाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, कि क्षार को जल में घोलने पर वो OH माइनस आयन बनाते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट हम लिख देंगे भैया, जैसे इसके उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं हम, कि HCl है ना, H2SO4, H2SO4 है ना, CH3
COOH, या हम दे सकते हैं भैया आदि HCOOH आदि, हमारे सभी किसके अम्लों के उदाहरण है। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, CH3COOH एसिटिक अम्ल, फिर HCOOH फार्मिक अम्ल, मैथोनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो ये चौथा पॉइंट हमारा अंतर में उसके हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्षार में लिख सकते हैं भैया, क्षार में क्या जाएगा, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, NOH NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, CaOH का होल ट्वाइस, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि सभी किसके भैया क्षार के उदाहरण है। बहुत आसानी से हमने अंतर लिख दिया, है ना। और भी हम आगे बढ़ा सकते हैं कि भैया जो है अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। और क्षार हमारे अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण व पानी बनाते हैं, जो कि हमने उदाहरण के माध्यम से समझा था। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम में वो अंतर पूछ सकता है ना, तो अंतर पूछेगा आपसे भैया अम्ल व क्षार में अंतर लिखिए। तो पहला पॉइंट हो जाएगा, अम्ल जल में घुलकर H प्लस आयन बनाते हैं, क्षार जल में घुलकर OH माइनस आयन बनाते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, है ना। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे व कसेले होते हैं। कुछ हम अम्लों के उदाहरण दे देंगे, है ना, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCOOH फार्मिक अम्ल, मैथोनिक अम्ल, है ना। और कुछ क्षार के उदाहरण हो जाएगा, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये सभी क्षार के उदाहरण है। साथ में हम और आगे बढ़ा सकते हैं कि जब अम्ल धातु के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इनमें अंतर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते भैया हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन आएगा हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या हमारा, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो देखिए अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया, यहाँ पे हम परस्पर या आपस में, है ना, अम्ल व क्षार परस्पर या आपस में अभिक्रिया करके लवण व पानी बनाते हैं, वह अभिक्रिया हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है ना। 10th स्टूडेंट यदि नोट्स बना चाहे तो आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण व पानी बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब भैया उसने बोला उदाहरण देकर समझाइए, तो हमें उदाहरण ले सकते हैं यहाँ पे। उदाहरण HCl, ठीक है, HCl अम्ल, ठीक है, NaOH क्षार अम्ल और मेरे लिए क्षार। अब वो क्या बोल रहा है कि अम्ल व क्षार, है ना, अभिक्रिया करके लवण व पानी बनाते हैं। तो देखिए यहां से निकल जाएगा मेरा Na, ठीक है, यहां से निकल जाएगा Cl, क्या बना लिया NaCl, ठीक है, प्लस बचा क्या यहाँ पे H बचा और यहाँ पे OH बचा है, यहाँ पे H बचा है, तो हो जाएगा मेरा H2O लवण, है ना, और पानी। क्वेश्चन था हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो वहां रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार परस्पर या आपस में अभिक्रिया करके लवण व पानी बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये मैंने अम्ल लिया HCl, है ना, एक क्षार लिया मैंने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, अम्ल व क्षार जब दोनों आपस में अभिक्रिया करें तो क्या बना रहे NaCl सोडियम क्लोराइड का लवण, साथ में क्या बन रहा है H2O पानी बनाते हैं।
ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते भैया हम। अगला क्वेश्चन आता है मेरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। ठीक है, इस अध्याय का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। इसका सूत्र क्या होता है भैया, CaSO4 1/2H2O। ठीक है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O, पानी, है ना, साथ में जिप्सम, जिप्सम, इसका सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2O। अब क्वेश्चन क्या है उसका भैया, क्वेश्चन उसका कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो देखिए, जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ये जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो जमकर क्या बनाता है, कठोर पदार्थ जिप्सम बनाता है। जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है। तो जब हम समीकरण को हल करेंगे, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पता होना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, CaSO4 1/2, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। जल का क्या होता है, H2 होता है ना। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2O। अब हम उसका समीकरण का उत्तर देते हैं। ठीक है, तो देखिए समीकरण लिखेंगे भैया हम, समीकरण प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2H2O। क्या बोला उसने, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके साथ अभिक्रिया करने को बोल रहा, जल प्लस H2O। ठीक है, क्या बना लेता है भैया, जिप्सम बना लेता है, CaSO4 2H2O, है ना। कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वहां क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है। इस अभिक्रिया को हम बैलेंस कर लेंगे, 1/2। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यही से आता भैया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों में क्यों रखा जाना चाहिए, है ना। अब आर्द्ररोधी का मतलब क्या होता है, आर्द्ररोधी, क्वेश्चन क्या है उसका कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों में क्यों रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो आर्द्र यानी होती है नमी, और रोधी यानी रोकना, मतलब ऐसे पात्र जहां पर पानी या नमी ना पहुंचे, है ना। तो उसने बोला है कि भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसे आर्द्ररोधी बर्तनों में क्यों रखा जाता है। तो देखिए, ऐसे पात्र जहां पानी ना पहुंचे, तो जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये एक सूखा हुआ पाउडर होता है ना, सीमेंट की तरह एक सूखा हुआ पाउडर होता है। और जैसे ही ये जल के संपर्क में आता है, ये जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये जमकर कठोर पदार्थ जिप्सम बनाता है ना। इस समीकरण के माध्यम से हमने समझा है ये हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, है ना। और जैसे ही ये किसके संपर्क में आता है, पानी जल के संपर्क में आता है तो क्या बना लेता है भैया, जिप्सम बना लेता है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह जल के संपर्क में आकर जमकर कठोर पदार्थ जिप्सम बना लेता है। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी यानी कि ऐसे पात्र में रखा जाता है जहां पानी की मात्रा न पहुंचे। ठीक है, यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस के कुछ हम उपयोग भी पढ़ सकते हैं, जैसे भैया इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, खिलौने बनाने में, खिलौने बनाने में, है ना, साथ में हड्डियां के ना, जैसे मान लीजिए किसी की हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हो जाती है तो जो पट्टा चढ़ाया जाता है ना, वो किस चीज का बना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है ना। या ढांचे बनाने में, ढांचे आदि बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके साथ अभिक्रिया करें हमने, जल के साथ, तो क्या बन गया, CaSO4 2H2 यानी कि जिप्सम, है ना। आर्द्ररोधी बर्तनों में क्यों रखा जाता है कि जल के साथ जब संपर्क करता है तो कठोर पदार्थ जिप्सम बना लेता है, इसलिए इसे आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। ठीक है, आगे चलते भैया। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, पीएच पैमाना,
क्वेश्चन है हमारा पीएच पैमाना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पीएच पैमाना क्या है ना, इसके महत्व लिखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत सरल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। पीएच पैमाना, तो देखिए पीएच, पीएच क्या होता है भैया, इसका पूरा नाम क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। क्या नाम है इसका, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच पैमाने की खोज किसने की थी, तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका, पावर ऑफ हाइड्रोजन। खोज खोज किसने की थी भैया इसकी, सोरेनसन। पीएच की पैमाने की खोज किसने की थी, सोरेनसन ने की थी। अब पीएच पैमाना, तो पैमाना क्या होता है भैया, एक स्केल है। पीएच क्या है, एक स्केल है। पैमाना क्या है, स्केल का हिंदी वर्ड है, शब्द है। ठीक है, हिंदी में जो पैमाने को क्या, स्केल को क्या बोलते हैं भैया, पैमाना बोलते हैं। तो ये पीएच पैमाना ना होते क्या है, पीएच स्केल है ना। खोज किसने की थी इसकी, सोरेनसन ने की थी, है ना। और इसका पूरा नाम क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि सीधा सा है, किसी भी विलयन की, है ना, किसी भी विलयन की अम्लीता व क्षारीयता को दर्शाने वाला या व्यक्त करने वाला पैमाना पीएच पैमाना कहलाता है। किसी भी विलयन की अम्लीता व क्षारीयता को दर्शाने वाला या व्यक्त करने वाला पैमाना पीएच पैमाना कहलाता है। देखिए किसी भी विलयन की ये इस प्रकार से एक स्केल रहती है जिसपे अंक डले रहते हैं ना, 1 से लेके 14 तक। अब देखिए यह रहता है हमारा 7 रहता है ना, ये किसको दर्शाता है भैया, उदासीन को। उदासीन यहाँ पे आ जाएगा हमारा अम्लीय, है ना, अम्लीयता को दर्शाता है। यहाँ पे किसको दर्शाता है, क्षारीयता को। तो सबसे पहले हम जानेंगे पीएच पैमाना क्या होता है। तो किसी भी विलयन की अम्लीयता व क्षारीयता को व्यक्त करने वाला या दर्शाने वाला जो पैमाना होता है, जो स्केल होती है, वो हमारी पीएच पैमाना या पीएच स्केल कहलाती है। आपकी बुक वगैरह में अलग परिभाषा दे रखी है इसकी, कि किसी भी विलयन में की, किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की, किसकी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाला पैमाना पीएच पैमाना कहलाता है। या हम दूसरे शब्दों में बहुत आसानी से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी भी विलयन की अम्लीयता, विलयन हमारा अम्लीय या क्षारीय, अम्लीयता व क्षारीयता को दर्शाने वाला पैमाना पीएच पैमाना कहलाता है। या दूसरी परिभाषा आप और लिख सकते हैं इसकी, कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाने वाला पैमाना पीएच पैमाना या पीएच स्केल कहलाती है। खोज किसने की इसकी, सोरेनसन ने। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे भैया इसमें, कि यदि किसी विलयन का पीएच मान, विलयन का पीएच मान 7 से कम है, तो किसको दर्शाएगा भैया, अम्लीयता को दर्शाता है, अम्लीयता को दर्शाता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है, तो विलयन किसको दर्शाएगा भैया, क्षारीयता को दर्शाता है, क्षारीयता को। ठीक है, साथ ही यदि विलयन का पीएच मान 7 है, तो किसको दर्शाएगा, उदासीनता। समझ में आया, कि जब विलयन का पीएच मान 7 से कम है, तो किस गुण को दर्शाएगा, अम्लीय, यानी कि हमारा जो विलयन है वो अम्लीय 7 है, तो किसको दर्शाएगा, उदासीनता को दर्शाता है। और यदि विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है, तो फिर किसको दर्शाता है, उदासीनता को दर्शाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं भैया इसके महत्व। महत्व आ जाएंगे इसके भैया, वर्षा जल का, वर्षा जल का पीएच मान ज्ञात करने में, मान ज्ञात करने में
ठीक है। पीएच पैमाने का उपयोग क्या किया जाता है? वर्षा जल का पीएच मान ज्ञात करने पे। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे कि भैया अम्लीय वर्षा किसे बोलते हैं, तो जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 है ना, एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन पूछ सकता है विकल्प में कि जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो तो हम बोल सकते हैं कि अम्लीय वर्षा हुई है। ठीक है, तो वर्षा जल का पीएच मान ज्ञात करने में, डॉक्टरों द्वारा दांतों का पीएच मान करने में, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में पीएच पैमाने का उपयोग किया जाता है। साथ में हम बात करें भैया मिट्टी की के परीक्षण में है ना, वर्षा जल का पीएच मान ज्ञात करने में, डॉक्टरों द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में दांतों का पीएच मान ज्ञात करने में, या मिट्टी के परीक्षण यानी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता ज्ञात करने में, आदि सभी जगहों पर पीएच पैमाने का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन था हमारा पीएच पैमाना क्या है, इसके महत्व लिखिए। तो किसी भी विलयन की अम्लीता व क्षारीयता को व्यक्त करने वाला या दर्शाने वाला जो पैमाना होता है वो हमारा पीएच पैमाना कहलाता है। दूसरी जो आपकी बुक वगैरह में परिभाषा दे रखी है ना, वो भी आप लिख सकते हो कि किसी विलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाला या दर्शाने वाला पैमाना पीएच पैमाना कहलाता है। ठीक है, जब विलियन का पीएच मान 7 से कम हो तो वो अम्लीयता को दर्शाता है, जब विलियन का पीएच मान 7 से अधिक हो तो क्षारीयता को दर्शाता है, जब विलियन का पीएच मान 7 हो तो उदासीनता को दर्शाता है। कुछ इसके महत्व हो जाएंगे। वर्षा जल का पीएच मान ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है ना, डॉक्टर द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है ना, या मिट्टी के परीक्षण में या उसकी उपजाऊ क्षमता आदि ज्ञात करने में पीएच पैमाने का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से कंपटीशन वगैरह में कुछ चीजों के पीएच मान आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए जैसे भैया मान लीजिए हमें दे रखा उसने नमक, नमक का पीएच मान कितना होता है? 7। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड इसका पीएच मान होता है 7, है ना। जल की बात करें तो जल का भी पीएच मान कितना होता है? हमारा 7 होता है। तो इनको हम कुछ ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं, है ना। जैसे नमक है ना, सोडियम क्लोराइड है, जल है, तो देखिए इनका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, अब हमारे जो भैया समुद्र है, जो समुद्र है वो कितने? 7 है। ठीक है, 7 में समुद्र में क्या पाया जाता है भैया? नमक पाया जाता है ना, और क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। तो एक गाना बना हुआ है हमारा कि 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, यानी सोडियम क्लोराइड, जल व नमक का पीएच मान कितना हो जाएगा? हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते भैया हम आंसू, आंसू व रक्त, है ना। आंसू व रक्त का पीएच मान होता है 7.4। आंसू का पीएच मान कितना होता है? 7.4 या 7.4, है ना। रक्त की बात करें तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अब इसको भी याद रखने की ट्रिक हमारी, है ना, यानी कि भैया किसी व्यक्ति को जब चोट लगती है ना, तो उसकी चाहत में क्या निकलते हैं? आंसू निकलते हैं। चाहत में क्या निकल रहे हैं? आंसू। और चाहत बोले तो 74, यानी आंसू। जब उसको रक्त निकलता है तो उसकी चाहत में क्या निकलते हैं? हमारे आंसू निकलते हैं ना। तो रक्त और आंसू किसमें निकल रहे हैं? उसकी चाहत बोले तो 74, यानी आंसू और रक्त का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7.4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं भैया दूध, है ना। दूध का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.4। कितना होता है? 6.4। इसको भी हम हमारे दैनिक जीवन से याद रख सकते हैं। जैसे भैया हम बात करें दूध, दूध हम किस टाइम निकालते हैं? तो सुबह शाम को, जैसे ही दूध, यानी सुबह हम क्या करते हैं? 6 बजे भैंस के पास पहुंच जाते हैं बाल्टी लेकर, है ना। शाम को जैसे 4 बजती है हम भैंस के पास पहुंच जाते हैं। तो दूध का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.4। तो जैसे ही 6 बजती है शाम को हम भैंस के पास बाल्टी लेकर पहुंच जाते हैं, और जैसे ही सुबह 4 बजती है हम भैंस के पास बाल्टी लेकर पहुंच जाते हैं, यानी कि जो दूध का पीएच मान होता है वो कितना होता है? 6.4 होता है। तो इस प्रकार से आप कुछ है ना पदार्थों के पीएच मान आप इन ट्रिकों के माध्यम से भी याद रख सकते हो, है ना। जैसे नींबू है, तो भैया नींबू, नींबू का हमारा पीएच मान कितना होता है? 2.2 या 2.4 होता है। ठीक है,
इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद हम आगे की जो पार्ट 4 है उसमें हम अम्ल क्षार व लवण के और भी आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ले, वो क्या, काट दिया।